नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां पहुंच चुका है मध्य प्रदेश में और चुनाव की नब्ज टटोलते टटोलते हम कुछ ऐसे किसानों से भी मिल रहे हैं जो कुछ नए अंदाज में नए तरीके से खेती किसानी का काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं विदिशा ज़िले में। विदिशा ज़िले का ये पलीता गांव है और यहाँ पर एक रिटायर्ड, जिसको हम कहें कि वरिष्ठ अधिकारी राज्य सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के, और अब चूँकि वो लेखक के तौर पर उन्होंने काम किया और लौटो गांव की ओर जो एक मुहिम है, जो एक नारा है या जिसको हम कहें कंसेप्ट है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं विजय मनोहर तिवारी जी। आप लेखक हैं और उन्होंने इस पूरे फार्म हाउस पर बहुत ही नायाब तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से बागवानी खेती को बढ़ावा देने का एक अनूठा प्रकल्प शुरू किया है। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद काम की और मुनाफे की खेती को साबित करने वाली एक चीज़ साबित होगी। आइए हम बात करते हैं। विजय मनोहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान तक में। नमस्कार जी। ये पूरा जो एरिया है जिसमें हम अभी जिस तरह से भोपाल से यहाँ तक आए और यहाँ आकर एक अनूठी और अलग तरह की फीलिंग जो आई, वो सिर्फ इस वजह से कि बागवानी यहाँ देखने को मिल रही है। बाकी सभी जगह धान है, गेहूँ है, पारंपरिक खेती हो रही है। इस विचित्र तरीके की और नए तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का जो विचार है और गांव की तरफ लौटने का, पहले थोड़ा अपने बारे में बताएं, इसके बाद हमें बताएं कि ये आया कहां से आइडिया और क्यों इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा पैतृक गांव है और ये सारी जो ज़मीनें हैं मेरे पिता की खरीदी हुई हैं। उन्होंने बड़े संघर्ष से अपना जीवन शुरू किया था और जिस रोड से चलकर आप भोपाल से यहाँ तक आए हैं, ये 75 वर्ष लगे हैं ये हाईवे बनने में। यहाँ आप यहाँ आ नहीं सकते थे आज से 2 साल पहले तक। 5 साल पहले तक तो आने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, इतनी धूल भरी गड्ढेदार सड़कें हुआ करती थी। मैं सोचता हूं कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है कि मैं 2.5 घंटे में एक राजधानी से कनेक्ट हो गया हूं, मेरा गांव कनेक्ट हो गया है, तो हमको अपनी खेती के पैटर्न भी बदलने चाहिए। इतना कनेक्टिविटी प्रॉपर है, बिजली काफ़ी समस्या अब वो नहीं रही है और सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। तो इस नाते मैंने इसको रिवर्स माइग्रेशन के एक मॉडल पर मैं इसको काम शुरू किया है हमने 5 साल पहले। जी विजय जी, ये बड़ा पहली बार मैं सुन रहा हूँ रिवर्स माइग्रेशन हम सुनते आए हैं। हमारी जो गांव की सबसे बड़ी समस्या है, लोग पलायन कर रहे हैं और ये जो सड़कें हैं वो गांव से टैलेंट को लेकर शहरों की तरफ जाती हैं। प्रतिभा दोबारा गांव की तरफ लौटे शहर से, ये आइडिया आपके पास, आपके दिमाग में कहाँ से आया और क्यों इस पर काम करने की ज़रूरत पड़ी? 1947 में मेरे पिता 5-6 साल की आयु में थे, तब उनका इस गांव से पलायन हुआ था एक कस्बे में। हम कस्बे में पले बढ़े और वहाँ से शहरों की तरफ चले गए। मैंने 30 साल शहरों में नौकरियां की हैं। मैं बेसिकली एक लेखक हूं, मीडिया में रहा हूं। 30 साल मैंने शहरों में नौकरियां की और हम और आप सब जानते हैं कि शहर हमारे आबादी के दबाव में नर्क बन गए हैं। नर्क बन गए हैं हमारे शहर और एक बड़ी आबादी रिटायर्ड लोगों की ऐसी पड़ी हुई है जिसका शहर में कोई काम नहीं है। उसकी अगली जनरेशन और बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रही है। तो ख्याल ये है कि क्या हम लोगों को वापस अपने 30, 25, 35 सालों का जो शहर में काम करने का प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सपीरियंस है, उस अनुभव, उस पूंजी और उस संबंधों का जो हमारा नेटवर्क है, क्या हम उसका एक हिस्सा अपने गांव में खर्च कर सकते हैं? तो उस भावना से हमने ये जो अभी देखेंगे आप, ये बाग यहाँ 12 बीघा में 2,500 अमरूद के, थाई अमरूद है। ये VNR के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है, इसकी बड़ी मांग है और ये हमने फिर अभी 2.5 साल पहले ये। लेकिन इसके पहले हमको यहाँ ये आम का बाग दिख रहा है, इसकी क्या कहानी है? क्योंकि ये बड़े डेवलप्ड और पुराने पेड़ हैं इस पूरे इलाके में। वैसे तो आम के लिए लखनऊ जाना जाता है, मलिहाबाद इलाका है और भी यूपी के तमाम इलाके। मध्य प्रदेश में हम आम का इस तरह का बागान जो देख रहे हैं, इसका मतलब बागवानी की जो परंपरा है वो शायद आपके परिवार या गांव में पहले से रही है। क्या मैं सही हूँ? इसका बड़ा एक रोचक किस्सा है कि मेरे पिता ने एक महुए का पेड़ यहाँ काट दिया था इस खेत में। जी। तो मैं जब एक अखबार में काम करता था और हम पर्यावरण पे लिखते थे बड़ी बड़ी बातें कि पेड़ लगाओ, लगे हैं तो बचाओ, और मेरे पिता ने यहाँ एक लगा हुआ इतना ऊंचा, ये करीब 100 साल पुराना महुए का पेड़ है, ऐसा पेड़ दूसरा जो यहाँ था उसको काट दिया था। और मैं आया तो इनसे बहुत झगड़ के गया था मैं। और फिर मम्मी ने ये 3 बीघा का ये खेत इस बात के लिए डेडिकेट कर दिया कि हम यहाँ से कोई फसल नहीं लेंगे, हम यहाँ पौधे लगाएंगे। और इस तरह से उन्होंने ये आम के, देशी अमरूद के और कुछ। कितने साल पुराने हैं ये 20 साल, लगभग 21-20 साल हो गए। किस किस्म के हैं?
ये देशी लंगड़ा आम है। और आपको मैं बताऊं कि मैं तो शहरों में रहा, लेकिन यहाँ जो आम हुआ ये कोविड पीरियड में हमने पहली बार इसका पका हुआ चखा। ये देशी लंगड़ा और बहुत ही अमृत है ये। और 21 साल से इस खेत में कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है, तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये जो भी थोड़े से पेड़ हैं ये तो मेरी माँ का लगाया हुआ ये बाग है, और ये सारे खेत उन्होंने ही सारे खरीदे हुए हैं। तो ये रिवर्स माइग्रेशन की थीम इसी बेस पर है कि थोड़ा सा गांव में हम इस पे काम करें। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये हमारा मार्केटिंग के लिए हमने ये खास तौर से प्रिंट कराए हैं। ये लिखा है इसका, ये रिवर्स माइग्रेशन 2018। मैंने इसमें ये लिखा है कि ये खेत हमारे नहीं है, ये खेत माँ ने खरीदे थे। हमने तो शहर से गाँव लौटकर एक बाग लगाया है, और ये अमरूद ताज़े हैं, माँ ने भेजे हैं। हमारी तो मेहनत है, मेरी ये सारा माँ का आशीर्वाद है। मेरी माँ नहीं है अब, जी उनका 5 साल। कहाँ जाते हैं ये अमरूद, कैसे इसका आप इसका अभी मैं इसकी मार्केटिंग, पहले थोड़ा सा हमको इसके बाग और खेत के बारे में बताएं कि ये कितने एरिया में, टोटल रकबा कितना है इस पूरे खेत का, और इसमें जो आपने बागवानी का काम प्रोजेक्ट शुरू किया आम के अलावा अमरूद, अब अगली पीढ़ी अमरूद पर जा रही है, तो अमरूद का जो ये वैज्ञानिक तरीके से कैसे आप इसकी खेती कर पा रहे हैं, क्या क्या है इसकी खासियत? ये थाई गुआवा है और इसकी माइक्रो मैनेजमेंट बहुत तगड़ी है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हर दिन इनका डेली डाइट चार्ट है पौधों का। कुछ भी उन पर अगर कोई बीमारी आती है तो जो उसके दवाइयाँ हैं वो काफ़ी कठिन काम है, एक तरह से बहुत आसान नहीं है। मैंने इसकी 1 साल स्टडी की, कई सारे सक्सेसफुल जो हैं वो जाके देखे, खरगोन ज़िले में, होशंगाबाद ज़िले में, इस तरह से। और फिर मैंने ये तय किया कि ये काम मुझे करना ही चाहिए यहाँ पे। ज़िले में शायद मैं अकेला हूँ, मेरा परिवार अकेला है जिन्होंने ये शुरुआत की है, और अब ये पौधे पहली बार फल देने के लिए तैयार हुए हैं। हमारा जो पहला फल अभी 4 दिन पहले भोपाल गया है, और मैं खुद दिल्ली के कुछ व्यापारियों से मिलकर आया हूँ कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने 5 लोगों को जो गाँव से शहरों की तरफ चले गए थे तो उनको मैं वापस ले आया हूँ इस काम में लौटा के। और वो जो छोटी मोटी सैलरी पर, लो सैलरी ग्रुप में काम करने वाले अत्यंत कठिन परिस्थितियों में, तो उनको मैं लौटा लाया हूँ। और 2027 में मेरा लक्ष्य है कि मैं 15 गांव के युवाओं को जो छोटे छोटे कस्बों या शहरों में छोटी सैलरी के लिए चले गए हैं, जमीनें अपनी छोड़कर, गांव छोड़कर, उनको कुछ 12 महीने का काम मैं उसी सैलरी पर, उससे अच्छी सैलरी पर यहाँ दे दूं। तो ये किसी प्रॉफिट की मानसिकता से नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। उन 15 लोगों के अगर सोशियो इकोनॉमिक चेंज में मेरा कोई रोल फिक्स हो पाता है तो मेरा ये 30 साल की जो मैंने शहरों में जाकर पढ़ाई की, मेहनत की, नौकरियां की हैं, तो कुछ आहुति उनके जीवन के बदलाव के लिए काम आ जाए। तो ऐसा मेरा ये पहला चरण है। अगले चरण में मैं फिर से 2500 वृक्ष, या तो सीताफल के या नींबू के, जो कम पानी में लगे, इसके लिए पानी पर्याप्त चाहिए है। तो मेरे ख्याल से मैं अगले साल तक अगर इसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे तो मैं 2500 वृक्ष इसके अगले प्लॉट पे लगाने वाला हूं। सिंचाई में पानी की उपलब्धता के लिहाज से ये इलाका किस तरह का माना जाता है? क्या पानी पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपलब्ध होता है, या बुंदेलखंड की ही तरह यहाँ भी ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो कम है, या किस तरह की उपलब्धता है यहाँ? बुंदेलखंड से जैसी हालत नहीं है, पानी यहाँ पर्याप्त है। हम लोग जो ट्रेडिशनल खेती करते हैं, पूछा कि आपने एक पुराना कुआं भी है, इसको संरक्षित किया है। पुराना कुआं है, ये 30 साल पुराना कुआं है, और ये पुरखों का खोदा, ये सब पिताजी का है, कोई पुरखों का नहीं है मेरे, सब पिताजी का किया हुआ है। और ऐसे 2 कुएं हैं हमारे। इसको आपने, जैसे अभी आज के समय में जो सिंचाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या सरकार प्रमोट कर रही है, वो ट्यूबवेल है और तमाम नई नई तकनीकें जो है, लेकिन कुएं को हमने पहली बार इस तरह से इस इलाके में देखा है कि जो संरक्षित करके और बाकायदा इसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, साफ़ पानी इसमें है। तो इसके पानी से जो सिंचाई होती है, क्या वो ज़्यादा लाभप्रद होती है बनिस्बत ग्राउंड वाटर के? मैंने जब ये यहाँ आया तो मैंने इसका सॉइल का और वाटर का दोनों का लेबोरेटरी में टेस्ट कराया। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारी जो मिट्टी है ये इस तरह की फसलों के लिए बहुत ही अनुकूल है, हॉर्टिकल्चर के लिए। और ये जो पानी है ये भी परफेक्ट है, बिल्कुल अमृत जैसा पानी है ये। जल संरक्षण के लिए मैंने एक दूसरे खेत में एक छोटा सा तालाब भी, बारिश का पानी संग्रह करने के लिए, इस बगीचे के दूसरे तरफ एक खेत में हमने पिछले साल उसको भी खुदवाया, और उसमें इससे कई गुना कुओं का पानी लायक वहाँ संरक्षित होता है, और इनका ग्राउंड वाटर भी काफ़ी उससे बढ़ेगा निश्चित रूप से। तो एक काम हमने वो किया है। जी, आधुनिक तरीके से जिस तरह से आप इसमें, मुझे लगता है ये ड्रिप और स्प्रिंकलर का सिस्टम है, ये जो सिंचाई के लिए आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितनी
कारगर होती है और किसानों के लिए कितना मददगार होती है? सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट में सरकार की किसी योजना में गया नहीं। मुझे ये लगा कि अगर मैं सक्षम हूँ तो ये योजनाएं कुछ उन तबकों के काम आनी चाहिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। मैं इसमें कुछ दिक्कतें हैं कि उनकी टाइमिंग बड़ी विचित्र है। आपको अगर ये प्लांटेशन जुलाई में करना है तो ये ड्रिप की लाइन का नेटवर्क पूरा अंडरग्राउंड बिछाने के लिए फिर जो पेपर प्रोसेस है वो कुछ लंबी है, और फिर उनकी कंडीशंस ऐसी हैं कि जैसा मटेरियल हमको चाहिए हो सकता है वैसी क्वालिटी का मटेरियल ना मिले, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया था। तो मैंने अपना समय नष्ट करने की बजाय अपने ही बजट में इसको लाया हूँ। ये इजराइल की एक नेटाफेम नाम की कंपनी है जो ड्रिप इरिगेशन के लिए मास्टर है पूरे वर्ल्ड में, और उनके एक वेंडर को हमने ये काम दिया। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर उन्हीं का काम है। खर्च के लिहाज से कितना, जैसे आपने बताया 12 बीघा में अमरूद का बाग लगाया है, अगर कोई किसान इस सिस्टम को लगाना चाहे ड्रिप और ड्रिप इरिगेशन के लिए, कितना खर्च आएगा इसमें? केवल ड्रिप का सवाल नहीं है, फिर ये पूरा कंबाइंड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पूरा प्लांटेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी फेंसिंग, उसकी बेडिंग, उसकी इरिगेशन के लिए ये ड्रिप का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क लगा हुआ है। यहाँ से आप केवल एक स्विच ऑन करते हैं और 2500 वृक्ष जो हैं उन तक पूरी 4 प्रकार का जो फर्टिलाइजर पर डे देते हैं वो हर एक पौधे पे उसी मात्रा में पहुँच जाता है। इसके अंडरग्राउंड आप देखेंगे ड्रिप लाइन अंदर है, तो ये उसका एक बड़ा फायदा है। पानी उतना ही अंदर जाता है जितना ज़रूरी है। तो अब थोड़ा सा हमको इस अमरूद के बारे में बताएं कि ये जो थाई गुआवा है इसकी क्या खासियत है, क्योंकि ये इसकी जो आपने बेल और लता के तौर पर ये जो दिखाई दे रहे हैं 3 लेयर्स इसमें आपने लगाई हुई हैं, इनके पीछे की क्या वैज्ञानिक सोच है? ये एक साइंटिफिक तरीका है अमरूद के पौधों का, और ये नया मॉडल है। इसको हम कैनोपी की तरह पौधे चारों तरफ नहीं फैलते हैं, हमें केवल 6 ब्रांच चाहिए हैं मेन। उसके लिए एक वायर आप देख रहे होंगे। हाँ जी, ये 3 तो वायर है। ये एक वायर है, 2 ब्रांच हमें इस पे चाहिए, ये सेकंड है, इस पे 2 ब्रांच, और ये मेन 6 ब्रांच ओनली। अच्छा, उसके एक पेड़ में पौधे में सिर्फ 6 ब्रांच। 6 ब्रांच मेन। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये है कि इस पे मैनुअल वर्क आसान है। इसमें जो स्प्रे के लिए जितने भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड लगते हैं थोड़ी मात्रा में, तो वो प्रॉपर जा पाते हैं। कैनोपी में लंबा हार्ड वर्क होता है, कैनोपी जैसे दूसरे पौधों की है, वो कैनोपी के पौधे हैं, उस पे आप मैनुअल वर्क आसान नहीं है। इसमें एक ग्रीन वॉल की तरह है, आप जब इसकी 2 रो के बीच में से जाएंगे तो ये ग्रीन वॉल की तरह है। स्प्रे इस पे बड़ा आसान होता है, और इसमें सनलाइट का जो रीच है दोनों तरफ से, अभी अपन ये नॉर्थ टू साउथ है ये जी रो, तो जो सनलाइट है 24 घंटे, जो 12 घंटे सनलाइट मिलेगी इसको, तो सारे पत्तों पर अधिकतम मात्रा में मिलेगी। इसका इसके प्रोडक्शन पर और इसकी ग्रोथ पर बड़ा एक असर होता है। इसके सारे ये अध्ययन किए हुए हैं, और उसके बाद इसका ये जो फ्रूट है, सबसे बड़ी बात है कि नींबू की साइज का होने तक इसको फिर कवर कर देते हैं। ये जो पॉलीथीन से कवर किया हुआ है, उसके बाद आधा किलो का होने तक ये अंदर ही रहता है बिल्कुल। इसको हम दिखाना चाहेंगे कि इसमें ये जो एक कवर है ये प्लास्टिक का है या क्या है? ये 3 लेयर इसका सिस्टम है जी। ये पहला फॉर्मनेट है, ये फॉर्मनेट है, ये जाली जो दिख रही है ये फॉर्मनेट है, और इसके अंदर ये फल सुरक्षित इसके अंदर फल है। ये आधा किलो का, 1 किलो का, जिस साइज में भी आप लेना चाहें वहां तक ये अंदर ही पकेगा। उसके बाद सेकंड लेयर में ये एंटी फॉग पॉलीथिन है, एंड थर्ड लेयर में ये व्हाइट पॉली बैग है। इसकी जगह पेपर भी इस्तेमाल करते हैं, हमने ये बारिश में लगाए थे इसलिए इसको पॉलीथिन में। इसका क्या फायदा है? क्या टेम्परेचर को ये और ज्यादा बढ़ा के मेंटेन करता है? ये अंदर का टेम्परेचर और मॉइस्चर को मेंटेन करता है, और पकने तक फल हैंड टच नहीं होता है। कोई पशु पक्षी, किसी प्रकार का कोई भी कीट पतंगा इस पे आ नहीं सकता है, हर तरह के संक्रमण से मुक्त होता है। और इस वीएनआर बी की खासियत ये है कि इसकी कीपिंग कैपेसिटी देशी अमरूद से कई गुना ज़्यादा है। देशी अमरूद आप वृक्ष से तोड़ेंगे तो वो 2-3 दिन में पकने लगता है और ढीला पड़ जाता है, उसको आप लंबे समय तक रख नहीं सकते हैं। ये 1 हफ्ते तक वैसा ही फ्रेश रहेगा। आज अगर आपने तोड़ा है तो 1 हफ्ते तक ये इसको कुछ भी नहीं होने वाला, इसकी चमक वैसी रहेगी, और इसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो बहुत हाई है। और 1 हफ्ते अगर इसकी कीपिंग कैपेसिटी है तो आप इसको अमेरिका के किसी मॉल तक जा सकता है ये ट्रांसपोर्ट होकर। अब बात करते हैं कि यहाँ यंत्रीकरण को लेकर तकनीक कौन कौन सी अपनाई जा रही है, और जब आप प्राकृतिक जैविक तरीके से बागवानी खेती कर रहे हैं तो खाद का कहाँ से आप प्रोक्योरमेंट करते हैं या कैसे उसको करते हैं? बारिश के पहले हर पौधों को एक निश्चित मात्रा में गोबर की खाद जरूरी है, क्योंकि बारिश के दौरान हम ड्रिप
का काम होता नहीं है, केमिकल फर्टिलाइज़र जाते नहीं हैं। तो हमने ये गोबर की खाद तैयार करने के लिए एक पॉन्ड तैयार किया है और इस पूरे बाग से निकलने वाला जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो पूरा हम इसमें डंप कर रहे हैं और यहाँ से जो मटेरियल निकलेगा वो बारिश के मौसम में हमको यहाँ काम आएगा। तो ये इस तरह से हमने एक चक्र तैयार किया है कि इसकी हर चीज़ जो फालतू है, फेंकने वाली है, जिसको जला दिया जाता था, उसका भी हम यहाँ इस्तेमाल करें अपने वृक्षों के लिए। खाद के लिए क्या, जैसे गोबर की खाद है तो उसके लिए आप लोगों के लिए क्या इंतजाम किए? अभी हम गौशालाओं से लेते रहे हैं अब तक, लेकिन इस साल से हमने इसको अपना एक सेल्फ डिपेंड सिस्टम के रूप में इसको बना लिया है। इस साल हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपनी खुद तैयार कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़े एरिया का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो ऑर्गेनिक है, उसको सिर्फ आपको डीकम्पोजर के साथ में इसको यूज़ करना है, बस बहुत आसान है। आपके पूरे फार्म में अभी और भी कई सारे प्लॉट्स हैं जो खाली दिख रहे हैं, क्या फ्यूचर की प्लानिंग है? यहाँ मेरे जो पिता हैं वो ट्रेडिशनल खेती करते रहे हैं अभी तक पिछले 25-30 सालों से, लेकिन मैं इसको पूरी बागवानी में हाई टेक इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और जो भी लागत इसमें लग रही है, कोई मेरा कमर्शियल मॉडल नहीं है, लेकिन अगर उसकी लागत ही निकलती है तो उसको नेक्स्ट प्लॉट पे चला जाऊँगा मैं। तो अगला मेरा जो लक्ष्य है वो सीताफल का है, अनार के बारे में भी हम विचार कर रहे हैं। और कुछ मित्रों ने ये कहा है कि अलग अलग मौसम की फसलों में जाने की बजाय आप केवल अमरूद की ही अलग अलग वैरायटी पे जाएं तो वो एक ही सीजन में आप बिजी रहेंगे, आप साल भर एंगेज नहीं रहेंगे। तो ये मेरा ये फ्यूचर का प्लान है। जिस तरह से आपने 12 बीघे में 2500 पौधों से अमरूद का शुरू किया है, अगर हम लागत की बात करें तो इसमें कितनी लागत है? ये थोड़ा कास्टली है और गांव में 2-4 किसान तो हर गांव में ऐसे हैं जो इसको कर सकते हैं। सिर्फ नया सीखने की और नई ललक की बात है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। गांव में बहुत सक्षम लोग हैं, मेरे ही कुटुंब में मुझसे ज़्यादा सक्षम लोग हैं इसी गाँव में, लेकिन नया सीखने को नहीं करते हैं, तो वो ये प्रॉब्लम है। इसकी जो कुल लागत है, जैसे जो प्लांटेशन है उसमें ड्रिप इरिगेशन की लाइन है, चारों तरफ का जो फेंसिंग है और जो डेली फर्टिगेशन है और स्प्रे वगैरह में जो पेस्टिसाइड या जो इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, वो सारा मिलाकर अभी मेरा जो 2.5 वर्ष हुए हैं तो लगभग 30 लाख रुपए इसमें, जबकि खेत मैंने खरीदे नहीं है, वो माँ के खरीदे हुए खेत हैं, तो 30 लाख रुपए का इसमें लागत आ चुकी है। लेकिन जो सीनियर हैं उनके जो अनुभव हैं, अगर किसी साल अच्छा रेट मिल जाए आपको, और उत्पादन इसका तो बल्क में होता ही है, रेट अच्छा मिल जाए तो हो सकता है कि एक ही साल में इसकी लागत निकलने वाली है। किसानों की जो आय बढ़ाने की बात पूरे देश में चल रही है, उसके लिहाज से बागवानी खेती जो है वो किसानों के लिए एक मुफीद और मुनाफे का सौदा हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल, इसका एक सटीक उदाहरण जो है वो हमको इस गाँव में, पलीता गाँव में देखने को मिला। और जिस तरह से तिवारी जी कर रहे हैं वह निश्चित रूप से दूसरे अन्य किसानों के लिए, दूसरे आसपास के गाँव के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। पलीता गांव से किसान तक के लिए निर्मल यादव। नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां आज पहुंच चुका है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।